हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग। आज हम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल ही आज के दिन में राइट टू हेल्थ के ऊपर है। तो देखिए, राइट टू हेल्थ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 47 में और आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के अंदर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इसे एज अ राइट इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए राइट टू हेल्थ कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 47, ये तो फर्स्ट हो गया। और किसी स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट करने में एफर्ट डाला है कि नहीं डाला, ये तीन बात आप जान लोगे तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका काम कंप्लीट हो जाता है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट टू हेल्थ खाली आप कोट कर सकते हो जीएस 3 के पेपर में या एसे में। अब देखिए, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ जो हर 2 महीना में होता है। इस बार उन्होंने रेपो रेट को अनचेंज रखा। तो लास्ट टाइम उन्होंने 0.25 बढ़ाया था, अब उन्होंने अनचेंज रखा 6.5 पे। ये हो गया अपडेट। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज यूजुअल आपको पता होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है, इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, कितने गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं, कितने आरबीआई के मेंबर होते हैं, चेयरमैन कौन होता है, और चेयरमैन का कोई एक्सक्लूसिव पावर है कि नहीं, डिसीजन कैसे लेता है, क्या वो कंसेंसस बेस्ड लेता है या मेजोरिटी पे लेता है। ये कुछ बेसिक बातें एमपीसी का आपको ऑलवेज याद रहना चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम्स में इसमें से किसी से भी कोई भी स्टेटमेंट डाल सकता है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपके सामने आ सकता है। फिर एक और खास बात यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करती है, या कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रोविजन है, या कोई स्टैट्यूटरी आरबीआई एक्ट जैसे है उसके अंदर प्रोविजन है। ये एक स्टेटमेंट बार बार आ चुका है, पास्ट में भी आगे भी आ सकता है। अब आरबीआई ने रेपो रेट अनचेंज रखा, उसके ऊपर एक आर्टिकल है कि क्या कारण हो सकता है। लोग मानते हैं कि स्लम्प इन कंजम्पशन, क्योंकि देखिए अगर इंटरेस्ट रेपो रेट बढ़ता है इसका मतलब जो बैंक से पैसा लेना चाहते हैं वो उनके लिए डिफिकल्टी होगा, माने डिक्रीज होगा वो। इसका मतलब मार्केट में पैसा घटेगा। मार्केट में पैसा घटा, इसका मतलब क्या है, लोग कंज्यूम कम करेंगे तो स्लम्प इन कंजम्पशन होगा। ये फर्स्ट बात आप समझ गए होंगे। इसी की वजह से जो प्राइवेट कंपनीज जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करती है वो भी घटेगा। ये सेकंड बात हो गया। तो ये दो प्राइमरी कारण बताया जा रहा है। प्लस ग्लोबल एजेंसीज ने वर्ल्ड में जिस तरह स्लो डाउन चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ग्लोबल फोरकास्ट को कम भी किया है। उसका भी एक इफेक्ट दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर काफी सफर करता है और लोगों में कंजम्पशन और डिमांड कम हो जाता है। अब देखिए, ये आर्टिकल जो है इसमें एफसीआरए के बारे में बात कर रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसके अंदर ऑक्सफैम का जो लाइसेंस था एफसीआरए का दिसंबर 2021 में एक्सपायर हो गया था। उसका रिन्यू करने के लिए उसने अर्जी डाला तो एमएचए ने बोला कि भाई रिन्यू नहीं कर सकते, आपने एफसीआरए रूल ब्रेक किया है। तो इसके लिए इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया, उसके ऊपर अपडेट चल रहा है। अभी रिसेंट में अपडेट ये है कि एमएचए ने रिकमेंड किया सीबीआई प्रोब ऑक्सफैम इंडिया पे फॉर वायलेशन ऑफ फॉरेन एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पता होना चाहिए, एफसीआरए एक्ट क्या होता है, ऑक्सफैम क्या है, एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, इनइक्वालिटी भी ज़्यादा काम करती है। एफसीआरए के अंदर एक नॉर्म है कि जो भी एजेंसी को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है उसको वो ट्रांसफर नहीं कर सकती वेरियस एंटिटी को, उसको खुद ही यूज़ करना पड़ेगा। पर ये उन्होंने ब्रेक किया है, ऐसा एमएचए बता रहा है। तो ये रूल उन्होंने ब्रेक किया। तो एफसीआरए के अंदर ऐसे कौन से 2-3 प्रोविजनल रूल है, इसका आपको अवेयरनेस होना चाहिए। आज के दिन में इन पार्लियामेंट पेज में पॉलिटी से संबंधित 2-3 बहुत ही अच्छे-अच्छे आर्टिकल हैं जो आपको पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। पहला, पार्लियामेंट में एमपी का सस्पेंशन जो होता है, वो चेयरमैन, राज्यसभा चेयरमैन जो है वो कैसे मेंबर्स को सस्पेंड कर सकते हैं, ऑन व्हाट बेसिस, वो वाला बात को थोड़ा डिस्कस किया गया है। प्रिविलेजेस कमेटी क्या होती है, एडजर्नमेंट सिनेडाई क्या होता है, रूल ऑफ हाउस के अकॉर्डिंग सस्पेंशन कैसे डिसाइड किया जाता है। पर इसमें खरगे ने रूल साइड किया 256 हाउस का, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ हाउस बिजनेस। उन्होंने बताया कि जो रिसेंट मोशन हुआ एमपी को सस्पेंड करने का, वो रूल के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी अमेंडमेंट, एडजर्नमेंट और डिबेट ऐसा अलाउ नहीं किया जा सकता जिसमें मेंबर जिसको सस्पेंड किया जा रहा है बाय द काउंसिल शुड नॉट एक्सीड द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। इसका मतलब क्या है कि जो बचा हुआ सेशन है, जैसे कि अभी हम लोग का बजट सेशन चल रहा है, तो बजट सेशन एंड होने तक ही उनको सस्पेंड किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मानसून के फर्स्ट वीक तक सस्पेंड किया जा सके। तो ये रूल उन्होंने राइटली कोट किया है और उसको अनदेखा किया गया। तो पॉलिटी के टर्म में आपको ये रूल भी पता होना चाहिए कि किसी भी मेंबर को अगर सस्पेंड किया जाए तो उनका सस्पेंशन जो है उसी सेशन तक वैलिड होगा, उसके आगे नहीं। फिर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने विस्लिंग विलेज के ऊपर डेवलपमेंट अपडेट दिया। विस्लिंग विलेज कहाँ पे है, एक कोंगथोंग विलेज होता है मेघालय के अंदर, उसको विस्लिंग विलेज बुलाया जाता है, जिसमें एक प्रथा है कि वहाँ पे जो बच्चा जन्म लेता है उसको व्हिसल के टोन पे नाम दिया जाता है। तो ये एमपी राकेश सिन्हा है बीजेपी के राज्यसभा के, उन्होंने इस विलेज को अडॉप्ट किया था 2018 में अंडर संसद आदर्श ग्राम योजना। तो ये स्कीम जो है 2014 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अडॉप्ट कर सकते हैं ग्राम पंचायत और विलेज। तो जो विस्लिंग विलेज है उसमें से एक ट्यून से
प्राइम मिनिस्टर के नाम पे एक ट्यून बनाया गया था, जो कि कोंगसीत ने बनाया था। इसको प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी ट्वीट किया था। तो ये इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है। इस कॉन्टेक्स्ट में व्हिstलिंग विलेज के बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हिstलिंग विलेज कौन-सा है, कौन से स्टेट के अंदर है, फिर संसद आदर्श ग्राम योजना क्या होता है? ये 2 जानकारी आपको पता होना चाहिए। फिर जो अभी रिसेंट में बजट सेशन कंप्लीट हुआ है, कल जो एंड हुआ है नॉइज़ी नोट पे, उसके ऊपर एक डेटा है कि राज्यसभा का प्रोडक्टिविटी इस बजट सेशन में सिर्फ 24% रहा और लोकसभा का मात्र 35%। और टोटल पार्लियामेंट सेशन में जो डिसरप्शंस हुआ दोनों हाउस का मिला के वो अप्रॉक्सिमेटली 200 घंटे था। अब समझिए 200 घंटा पार्लियामेंट डिसरप्शन में रह गया, जो सिटिंग सेशन का आवर्स था। इस पे पार्लियामेंट प्रोडक्टिविटी पे क्वेश्चन बनता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये समझना होगा कि बजट सेशन का जो पहला लेग था, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी राज्यसभा लोकसभा का था 83.8% और सेकंड लेग में मात्र 5.29%। क्यूमुलेटिव प्रोडक्टिविटी 34.85%। कुल मिला के 96 घंटा लोकसभा जो है वो लॉस कर गया डिसरप्शन के कारण। सिमिलरली राज्यसभा का फर्स्ट लेग में जो प्रोडक्टिविटी था वो था 56.3% और सेकंड लेग में 6.4%। कुल मिला के 24.4% प्रोडक्टिविटी रहा राज्यसभा का, 103 घंटा डिसरप्शन रहा। तो ये डिसमल परफॉर्मेंस जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो खुद चेयरमैन ने भी एक्नॉलेज किया। बट अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझना है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट, इसमें ये डेटा आप कोट कर सकते हो मेंस क्वेश्चन में और ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अभी गोवा में फॉरेस्ट फायर देखा गया बिकॉज ऑफ ड्राई स्पेल। 74 फॉरेस्ट फायर देखे गए, जिसमें से कुछ 32 जो है वो स्टेट के जो 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनमें देखा गया। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार गोवा में क्या है, 60% जो ज्योग्राफिकल एरिया है गोवा का वो फॉरेस्ट कवर्ड है। उसमें कुछ परसेंटेज एरिया जो है अफेक्टेड रहा वाइल्ड लाइफ फायर से। तो ये जस्ट अपडेट आपको पता होना चाहिए। इसमें डेटा जो मेंशन्ड है कि कितना परसेंट गोवा का जमीन फॉरेस्ट कवर्ड है, ये पता होना चाहिए आपको, 60% अप्रोक्सीमेटली। और फॉरेस्ट फायर हुआ बिकॉज ऑफ ड्राई स्पेल एंड अनप्रेसिडेंटेड हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी का। फिर इसमें एक पॉलिटी का बात भी है कि रिटर्न क्वेश्चन में जवाब दिया गया पार्लियामेंट के। तो रिटर्न क्वेश्चन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अभी कर्नाटका हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट किया है कि जो नेशनल टैग है आम आदमी पार्टी के लिए, उसको ऑर्डर को पास कर दिया जाए 13 अप्रैल तक, बिफोर कर्नाटका इलेक्शन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है कि नेशनल पार्टी स्टेटस किसी भी पार्टी को किस आधार पर मिलता है, उसके क्या क्राइटेरिया है, वो इंडियन पॉलिटी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। अभी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कवच, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जानना। ये एक्सरसाइज क्या होता है, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, ये चारों के कंबाइंड वे में अंडमान एंड निकोबार थिएटर कमांड है, वहां से होता है। तो इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस ये है कि रैपिड रिएक्शन कैपेबिलिटीज जो है उसका प्रैक्टिस किया जाए। ये एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होता है जहाँ पे जॉइंटनेस और इंटर ऑपरेबिलिटी अमंग स्पेशल फोर्सेस को इनहेंस किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए कवच के बारे में, एक्सरसाइज कवच। अभी सेंट्रल कैबिनेट जो है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसने एक न्यू गैस प्राइसिंग फॉर्मूला इजाद किया है, जिसके अंदर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पाइप नेचुरल गैस का जो कॉस्ट है वो लगभग 10% कम हो जाएगा। बस इतना ही अपडेट आपको पता होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है सीबीआई के ऊपर। जनरली सीबीआई हमेशा क्वेश्चन में रहता है अभी इन दिनों। तो आपको ये जानना है कन्विक्शन रेट जो सीबीआई का है वो 68% से बढ़ के 74.6% हो गया पिछले 5 साल में। इसका मतलब सीबीआई जो भी केस हाथ में ले रहा है वो वैलिड केस है, वहाँ पे कन्विक्शन रेट बढ़ा है। ये राज्यसभा को डेटा बताया गया, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ये आप कोट कर सकते हो अपने आंसर में। अब द वर्ल्ड में एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि चाइना ने ब्रोकर किया ईरान सऊदी के बीच में एक मीटिंग, जिसमें वो लोग अपना मिशन रीओपन करेंगे। तो ये अपडेट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बट ये चाइना ब्रोकर किया है, ये बात आपको माइंड में हल्का रहना चाहिए कि चाइना ट्राई कर रहा है वेस्ट एशिया में अपने को स्टैब्लिश करने में। ये ट्रेंड आपको खाली पता होना चाहिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें एग्जांपल आप कोट कर सकते हो ईरान सऊदी का रिलेशन, जो अभी बेटर हुआ। अभी इकोनॉमी पेज में एक फैक्ट चेकिंग नेटवर्क के बारे में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें ये अपडेट की तरह आपको ये समझना है कि गूगल, मेटा और अदर टेक्निकल कंपनीज ने मिलके एक मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस बनाया है, जो इन्होंने पिच किया है सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री को, ताकि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेशन आते हैं उस पे लोग फैक्ट चेकिंग सर्टिफिकेशन दे सके उनको कि ये फैक्ट करेक्ट है कि नहीं। तो ये एक अपडेट है कि ये जो बिग टेक्निकल जायंट्स है ये एंटर करना चाहते हैं इस फैक्ट चेकिंग डोमेन में। और दूसरा, गवर्नमेंट ने अभी एक रेगुलेटरी रिजाइम को अप्रूवल दिया है, जिस फैक्ट चेकिंग बॉडी रहेगी जो गवर्नमेंट संबंधित जितने भी ऑनलाइन कंटेंट है उनको लेबल करेगी कि वो फेक और मिसलीडिंग है कि नहीं। जो फेक और मिसलीडिंग होगा, सोशल ऑनलाइन इंटरमीडियरी जो भी होंगी उनको उसको टेक डाउन करना पड़ेगा, अगर वो अपने सेफ हार्बर नॉर्म को मेंटेन करना चाहती है। सेफ हार्बर क्या होता है, बेसिकली लीगल इम्यूनिटी होता है जो ऑनलाइन इंटरमीडियरीज एंजॉय करते हैं ऑन अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी कंटेंट। मान लिया आप कुछ खराब डाल दिए, तो उसके लिए सोशल मीडिया, फेसबुक या ट्विटर जिम्मेदार नहीं होगा, आप खुद जिम्मेदार होगे क्योंकि आपने ऐसा कंटेंट डाला। तो इसको बोलते हैं सेफ हार्बर फॉर ट्विटर एंड फेसबुक। ये आपको समझ में आना चाहिए।
फिर एक्सप्लेन पेज में बजट सेशन के ऊपर प्रोडक्टिविटी के ऊपर डेटा दोबारा दिया है कि 17 लोकसभा जो है वो शॉर्टेस्ट होने वाला है 1952 के बाद से, क्योंकि नंबर ऑफ सीटिंग डेज जो हैं 17 लोकसभा में अभी तक 230 ही रहे हैं, और जो 16 लोकसभा हुआ था उसमें 331 था, जो कि अपने आप में लो था। तो ये भी डेटा याद रख सकते हो। और प्रोडक्टिविटी के ऊपर हम लोग डेटा देख चुके हैं कि टोटल खाली 33% राज्यसभा लोकसभा फंक्शनिंग रहा है फॉर 46 आवर्स, और राज्यसभा खाली 24% 32 आवर्स के लिए। ये बात अपने पहले पढ़ चुके हैं, तो नॉट इम्पोर्टेंट। फिर आप लोग को पता होगा, कल हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें एनसीईआरटी ने कुछ 3 राउंड में मेजर चेंजेस किए टेक्स्ट बुक के अंदर, मेनली हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के ऊपर। तो इस पूरा एक्सप्लेन सीरीज में ये बताया है कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज जो है कंट्रोल करना चाहती है कि बच्चे क्या पढ़ते हैं। और फिर बीजेपी रिजाइम इकलौता ऐसा रिजाइम नहीं है जिसने मेजर चेंजेस कैरी आउट किया टेक्स्ट बुक्स में, पहले भी कई सरकार ऐसा कर चुकी है। तो ये पूरा आर्टिकल आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये हेडिंग पढ़ के समझना है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, ताकि इसके ऊपर आप अपने आप से कुछ पॉइंट्स फ्रेम कर सको। क्योंकि आर्टिकल पढ़ोगे तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा आपको रेलेवेंस पॉइंट मिलेगा। तो बस यही था आज का न्यूज़पेपर। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।